दोस्तों, कपास की खेती पर यह हमारा पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको कपास की खेती के बारे में बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं, जिसके द्वारा आप अपनी कपास की फसल से बहुत ही शानदार और तगड़ा उत्पादन ले सकते हैं। तो अगर आप लोग कपास की खेती करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, ताकि समय समय पर आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, कपास की फसल जो हमारी होती है उसमें जो फल और फ्लोरिंग की जो अवस्था होती है वो अवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है कपास की खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस अवस्था में ही सबसे ज़्यादा रोग लगते हैं और इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व, खाद, उर्वरक और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमारी फसल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी कपास की फसल फल और फ्लोरिंग अवस्था में आती है तब आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं, जो कि आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसे ही हमारी कपास की फसल फल और फ्लोरिंग अवस्था में आती है उस समय हमारी कपास की फसल में बहुत ज़्यादा रस चूसने वाले कीड़े और जो सुंडी वगैरह होती है उनके सबसे ज़्यादा अटैक होते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्प्रे आपको यहाँ पे करने हैं और उसके बाद में कुछ खाद, उर्वरक और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानकारी दूंगा, वो आपको स्टेप लेने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो रस चूसने वाले कीट और सुंडी की रोकथाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको काम में लेना है एमिडाक्लोप्रिड 70% WG फॉर्म में ले सकते हैं या SL फॉर्म में आप ले सकते हैं, और इसके साथ में आपको मिक्स कर लेना है एक एमामेक्टिन बेंजोएट 0.5%। इन दोनों को मिक्स करके आपको एक स्प्रे अपनी कपास की फसल में, जब आपकी फसल फल और फ्लोरिंग अवस्था में आती है या रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप अगर आपको पहले दिखाई देता है तो पहले भी कर सकते हैं आप, लेकिन जिस अवस्था की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिस अवस्था में सबसे ज़्यादा ये बीमारियाँ देखी जाती हैं तो वो अवस्था होती है फल और फ्लोरिंग की अवस्था। तो इस अवस्था में आप इमामेक्टिन बेंजोएट और एमिडाक्लोप्रिड का एक स्प्रे निकालें, दोनों को मिक्स करना है। और खुराक की इनकी अगर हम बात करें तो 8 से 10 ml प्रति टैंक के हिसाब से आपको इनकी खुराक लेनी है और ये स्प्रे आपको इस समय निकाल देना है। दोस्तों, ये स्प्रे निकालने के 3 दिन बाद में मोनो अमोनियम फॉस्फेट घटक युक्त खाद NPK 1261 का आपको स्प्रे कर देना है। ये स्प्रे आपको करना है और इसके साथ में आपको एक माइक्रो न्यूट्रिएंट भी ऐड कर लेना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट के खुराक की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 25 ग्राम प्रति टैंक के हिसाब से लेना है, और ये अगर NPK 1261 की खुराक की यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपको 40 से 50 ग्राम प्रति टैंक के हिसाब से आपको इनका स्प्रे निकाल देना है। ये आपको इंसेक्टिसाइड जो होते हैं हमारे एमिडाक्लोप्रिड और जो इमामेक्टिन बेंजोएट मैंने आपको बताया है, ये स्प्रे करने के 3 दिन बाद में आपको ये 1261 का स्प्रे करना है, और इसके साथ ही आप जो है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़रूर ऐड कर लेना है। दोस्तों, NPK 1261 खाद देने के बाद में फसल की अच्छी बढ़वार और अच्छा उत्पादन लेने के लिए 40 kg यूरिया और 25 kg MOP दोनों खादों का अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करना है, और उसके बाद में खड़ी फसल में भुरकाव विधि से ज़मीन में देना है, यानी मिट्टी में देना है, और उसके बाद में सिंचाई कर देनी है। जिस तरह से आप अन्य फसलों में यूरिया वगैरह देते हैं भुरकाव विधि से, उसी विधि से देना है और उसके बाद में आपको सिंचाई कर देनी है। इस तरीके से बताए गए तरीके से आप फल और फ्लोरिंग अवस्था में अपनी कपास की फसल में बताए गए स्प्रे और 1261 का स्प्रे और उसके बाद में यूरिया और MOP अगर खड़ी फसल में आप डालते हैं तो कपास की फसल से आपको काफ़ी शानदार उत्पादन मिल सकता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।